नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। इस बुलेटिन में आज बात होगी देश में लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी की, देश में वैक्सीन की कमी की बात करेंगे, नंदीग्राम के नतीजों पर उठते सवालों की बात होगी और बीजेपी की हार के बाद क्यों खुश हैं बिहार में एनडीए के सहयोगी दल, ये भी जानेंगे। किसानों की नाराजगी उत्तर प्रदेश में कैसे पड़ी बीजेपी पर भारी, और बुलेटिन के आखिर में बात करेंगे आईपीएल पर आई मुश्किल की। लेकिन तमाम खबरों से पहले नजर सुर्खियों पर। महामारी पर प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक, नीट पीजी परीक्षा 4 महीने टली, 100 दिन महामारी ड्यूटी करने वालों को नौकरी में प्राथमिकता। स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, देश में संक्रमण को लेकर सुधर रही है स्थिति, 15 दिनों में संक्रमण में आई कमी और ठीक होने की दर पहले से बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट की चुनाव आयोग को सलाह, मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी को सही भावना से ले, हाईकोर्ट हमारे लोकतंत्र के प्रमुख स्तंभ। मद्रास हाईकोर्ट ने संक्रमण के बीच चुनाव कराने को लेकर चुनाव आयोग पर की थी सख्त टिप्पणी। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सेंसेक्स में दिखी गिरावट, सेंसेक्स 64 अंक गिरकर 48,719 के स्तर पर हुआ बंद। वहीं निफ्टी 3 अंकों की मामूली तेजी के साथ 14,634 के स्तर पर हुआ बंद। सुर्खियों के बाद अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 2 सप्ताह से रोजाना मिलने वाले मामलों की संख्या 3.5 लाख के पार बनी हुई है। केंद्र सरकार के कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। सरकार ने तो सब वक्त के भरोसे छोड़ दिया है। इस मामले पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगभग रोज सुनवाई कर रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को बड़ी सलाह दी है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में फैली महामारी को रोकने के लिए या नियंत्रित करने के लिए हर कोई फिक्रमंद है, नहीं है तो बस मोदी सरकार। पिछले साल जब महामारी ने दस्तक दी तो देर से ही सही, लेकिन मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से महामारी की रफ्तार कुछ काबू में आई। लेकिन महामारी की दूसरी लहर ने सारी अव्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी। हर कोई केंद्र से मदद की उम्मीद लगा रहा है, लेकिन पिछले दिन तक तो सरकार चुनावों में व्यस्त थी, जिसकी वजह से महामारी को काबू करने की और उसका ध्यान नहीं गया। लेकिन अब जब चुनाव के बाद भी मोदी सरकार की आंख नहीं खुली है तो आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही मोदी सरकार को सलाह देनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार को कहा कि हम केंद्र और राज्यों से अपील करते हैं कि वो ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाएं जहां अधिक संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की संभावना हो सकती है। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार जनहित में लॉकडाउन भी लगा सकती है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा है कि लॉकडाउन का सामाजिक और आर्थिक असर हाशिए पर रहने वाले समुदायों और मजदूरों पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो वो इन समुदायों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए पहले से ही व्यवस्था करे। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी माना है कि महामारी की दूसरी लहर के दौरान मरीज को अस्पताल में भर्ती कराना लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जिसे देखते हुए कोर्ट ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि लोगों को उसके अपने भरोसे ज़रूरी उपकरणों की व्यवस्था करने के लिए छोड़ दिया गया है, जिसके कारण उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अलग अलग राज्यों और स्थानीय प्रशासन अपने अलग अलग नियमों का पालन कर रहे हैं। अलग अलग अस्पतालों में मरीजों की भर्ती को लेकर अलग अलग मानक हैं, जिससे देश में अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है और अनिश्चितता बढ़ रही है। किसी भी सूरत में इस मामले में और देरी नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानते हुए क्या कदम उठाती है। संक्रमण की रफ्तार पर रोक कैसे लगेगी? कोर्ट की सलाह है कि सरकार पूर्णबंदी की सोचे, लेकिन सरकार पूर्णबंदी की जगह वैक्सीनेशन को तेज करने की बात कह रही है। वो भी तब जब देश में वैक्सीन सीमित संख्या में है, वैक्सीन है ही नहीं और सरकार वैक्सीनेशन तेज करने की बात कर रही है। इस बीच देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करने वाले सीरम इंस्टीट्यूट के सीईओ आदार पूनावाला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन की किल्लत जल्दी समाप्त नहीं होगी। सीरम इंस्टीट्यूट देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन का उत्पादन करने वाला है। तो क्या कहा है आदार पूनावाला ने, देखिए इस रिपोर्ट में। लगभग 1 साल बाद जब खबर आई कि भारत ने वैक्सीन बना ली है तो पूरे देश में खुशी की लहर थी। जनता सोच रही थी कि अब तो महामारी से निजात मिल गई समझो। वैक्सीन लगना भी शुरू हो गई, लेकिन परिणाम इसके उलट आए। देश में महामारी की दूसरी लहर ने दस्तक दे दी। इधर वैक्सीनेशन अभियान को बढ़ाया गया तो खबर आई कि देश में वैक्सीन की कमी आ गई है, जिसकी वजह से सभी राज्यों ने इस अभियान को चलाने में असमर्थता जाहिर कर दी। अब हर किसी के मन में सिर्फ ये सवाल उठ रहा था कि आगे क्या होगा। इस बीच खबर ये भी आई कि सीरम इंस्टीट्यूट के आदार पूनावाला देश छोड़कर लंदन चले गए। लेकिन अब आदार पूनावाला ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। देश भर में वैक्सीन की कमी के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदार पूनावाला ने कहा है कि भारत में वैक्सीन की कमी मई में ही खत्म नहीं होने वाली है, बल्कि वैक्सीन आपूर्ति में कमी जुलाई तक चलेगी। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदार पूनावाला ने कहा कि वैक्सीन प्रोडक्शन जुलाई में बढ़ने की उम्मीद है।
कोविशील्ड डोज का उत्पादन जुलाई में 60 से 70 मिलियन से बढ़कर 100 मिलियन हो जाने की उम्मीद है। अधिकारियों को जनवरी में वायरस की दूसरी लहर की उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मामले घट रहे थे। किसी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि भारत में महामारी इस कदर बढ़ जाएगी। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के सवाल पर पूनावाला ने कहा कि हमने पहले क्षमता इसीलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी आदेश नहीं दिया गया था। हमें नहीं लगा था कि एक साल के अंदर 100 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज चाहिए होंगी। वहीं अदार पूनावाला ने आरोप लगाया कि वैक्सीन की कमी को लेकर वैक्सीन निर्माता को नेताओं और आलोचकों द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया है। हालांकि सरकार कंपनी नहीं, नीति के लिए जिम्मेदार थी। कंपनी को राज्य सरकार को चार्ज करने के लिए भी आलोचना का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद कीमतों को कम किया गया था। अदार पूनावाला ने कहा कि मुझे बहुत गलत तरीके से पीड़ित किया गया। यानी मुश्किल बनी रहेगी। मुश्किल में तो बंगाल के सभी दल दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी चुनाव हार कर मुश्किल में है तो टीएमसी बड़ी जीत हासिल करने के बाद इसलिए मुश्किल में है क्योंकि उसकी मुखिया ममता बनर्जी अपना चुनाव हार गई हैं। ममता चुनाव भले ही हार गई हूं, लेकिन उनके सीएम बनने पर कोई रोक नहीं है। टीएमसी विधायक दल ने उन्हें अपना नेता भी चुन लिया है और ममता बनर्जी 5 मई को तीसरी बार पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ले रही हैं। बंगाल के नए मंत्री 6 मई को शपथ ग्रहण करेंगे। ममता के शपथ की तैयारी के बीच पार्टी नंदीग्राम के परिणाम को मानने के लिए तैयार नहीं है। नंदीग्राम चुनाव को लेकर टीएमसी चुनाव आयोग तक पहुंच गई। तो क्या मांग की है टीएमसी ने चुनाव आयोग से, देखिए इस रिपोर्ट में। नंदीग्राम के चुनाव परिणाम को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखकर फिर से मतगणना की मांग की है। उधर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम के चुनाव परिणाम के खिलाफ कोर्ट जाने की बात कही है। इससे पहले टीएमसी का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचा और नंदीग्राम में फिर से काउंटिंग की मांग की। उधर चुनाव आयोग ने नंदीग्राम सीट पर शुभेंदु अधिकारी की जीत का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक ममता बनर्जी हार गई हैं। तृणमूल कांग्रेस की ओर से मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को जो पत्र लिखा गया है, उसमें कई मुद्दों को उठाते हुए लिखा गया कि बीच बीच में मतगणना की प्रक्रिया को ठप किया गया और चुनाव आयोग को इसकी जानकारी भी नहीं दी गई। काउंटिंग में धांधली की गई है और ईवीएम के प्राप्त आंकड़ों से छेड़छाड़ की गई है। गलत और अवैध वोट को बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में काउंट किया गया है। मेरे पक्ष में डाले गए वैध मत को भी रिजेक्ट कर दिया गया। जीते प्रत्याशी के वोटों से मामूली अंतर, बैलेट और मतगणना में धोखाधड़ी, पोस्टल बैलेट को गलत तरीके से काउंट किया गया। हालांकि नंदीग्राम के परिणाम को लेकर ममता बनर्जी ने कहा कि नंदीग्राम की फिक्र मत कीजिए, संघर्ष के लिए आपको कुछ बलिदान देना पड़ता है। मैंने नंदीग्राम के लिए संघर्ष किया क्योंकि मैंने वहां एक आंदोलन लड़ा। कोई बात नहीं, नंदीग्राम की जनता ने जो फैसला लिया मैं उसे मंजूर करती हूँ। अब देखना होगा कि नंदीग्राम की ये लड़ाई का अंत कहां जाकर होता है। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया। बीजेपी ने दावा किया था कि वो 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी, लेकिन जीत गई टीएमसी। बंगाल में तो टीएमसी ने खेला कर दिया, लेकिन अब बीजेपी के साथ बिहार में भी खेला होने जा रहा है। बिहार में बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार में शामिल है, लेकिन यह गठबंधन कब तक रहेगा, इस पर सवाल खड़े हो गए। जेडीयू अब बीजेपी पर सख्त हो गई है। पार्टी की ओर से ममता बनर्जी को बधाई दी जा रही है। तो क्या बिहार में होने जा रहा है खेला, देखिए इस रिपोर्ट में। बंगाल चुनाव के वक्त प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि दीदी बोले खेला होबे, बीजेपी बोले विकास होबे, लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया कि खेला तो बीजेपी के साथ ही हो गया। 200 के पार जाने का दावा करने वाली बीजेपी 80 के पार भी नहीं जा सकी। इसलिए विरोधी दल उनकी हार पर चुटकी लेने के साथ साथ ममता को बधाई भी दे रहे हैं। वहीं इस कतार में बीजेपी के सहयोगी भी आकर खड़े हो गए। बिहार से बीजेपी के साथियों ने ममता के लिए बधाई संदेश भेजा। जेडीयू के बड़े नेता नीतीश कुमार के बेहद करीबी उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए जिन शब्दों का प्रयोग किया वो बड़े संकेत देते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके लिखा, भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जाहिर है उपेंद्र कुशवाहा ने एक तरफ ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी तो वहीं दूसरी तरफ इशारों में चक्रव्यूह शब्द का प्रयोग कर बीजेपी को आड़े हाथों भी लिया। इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी ने ट्वीट करके ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए कहा कि ममता जी आपको जीत की बधाई, ये जीत बंगाली अस्मिता की जीत है, बहुत बहुत बधाई हो। जाहिर है बंगाल चुनाव में बीजेपी की उम्मीद को धक्का लगने के बाद बिहार में उसके सहयोगी पार्टी के रुख ने साफ किया है कि बिहार में खेला हो सकता है। बताया जा रहा है कि बिहार के चुनाव परिणाम आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं के तेवर काफ़ी बदले दिख रहे हैं, जो जेडीयू हम और वीआईपी को पच नहीं रहे। अब नतीजों के बाद सहयोगी के तेवर तल्ख हैं, जबकि बीजेपी खामोश। सियासत पे ये गहमा गहमी खेला होबे की तरफ इशारा कर रही है। इसका फायदा आरजेडी को हो सकता है। अब देखना होगा कि बंगाल का बिहार पर क्या असर पड़ता है।
बीजेपी के साथ बिहार में कभी भी खेला हो सकता है और बिहार ही नहीं उत्तर प्रदेश में भी खेला हो रहा है। यहां पंचायत चुनावों में किसानों की नाराजगी खुलकर दिख रही है और इसका सबसे ज्यादा असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखाई दिया है, जहां बीजेपी साफ हो गई है। किसानों ने बता दिया है कि वो देश के ऐसे स्तंभ है जिसको नाराज करके देश में राज कर पाना नामुमकिन है। तीनों केंद्रीय कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले 5 महीने से किसान दिल्ली एनसीआर के 3 बॉर्डर पर जमा है। इस बीच मौसम ने करवट बदली, महामारी की दूसरी लहर आई, एक फसल कट गई और दूसरी कटने को तैयार हो गई, लेकिन किसान अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। किसानों का अब भी यही कहना है कि वो कृषि कानून को वापस कराए बिना घर नहीं जाएंगे। हालांकि अब सरकार किसानों की बात सुनने को तैयार नहीं दिख रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव के नतीजों ने सरकार को जरूर आईना दिखा दिया। किसान आंदोलन का असर जिला पंचायत चुनाव नतीजों पर पड़ा। पहली बार दलगत आधार पर हो रहे जिला पंचायत के चुनाव की घोषणा से पहले भाजपा अच्छी स्थिति में थी, लेकिन दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के बाद राष्ट्रीय लोकदल एकाएक मुख्य मुकाबले में आ गया, जिसके बाद किसानों ने भी अपने पसंदीदा और अपना साथ दे रहे राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवारों पर खूब भरोसा जताया। वहीं बात अगर धरने की करें तो गाजीपुर पर जमा प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार धरना समाप्त कराने के लिए तमाम साजिश रच रही है, लेकिन उसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। तीनों कानूनों के वापस होने पर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनने तक धरना जारी रहेगा। वहीं महामारी के समय में भी महापंचायत करने पर राकेश टिकैत समेत किसानों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है, लेकिन राकेश टिकैत अभी भी झुकने को तैयार नहीं है। वो इन आरोपों को गलत बता रहे हैं। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अस्पतालों में ठीक इंतजाम नहीं किया गया है, ऑक्सीजन कहीं मिल नहीं रही है और मरीज भी दर दर भटकने को मजबूर हैं। किसानों की नाराजगी का असर अब बीजेपी को दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर अपनों को नाराज करने का असर नेपाल की सरकार पर भी दिखाई दे रहा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को 10 मई को बहुमत साबित करना है, लेकिन प्रतिनिधि सभा में जो समीकरण है उसमें बहुमत ओली के पास नहीं है, उनके विरोधियों के पास है। तो क्या नेपाल में गिर जाएगी ओली की सरकार? देखिए इस रिपोर्ट में। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बीते दिसंबर में जो ऐतिहासिक फैसला लिया, उसके बाद से अब तक नेपाल में राजनीतिक हलचल कम नहीं हुई है। दरअसल प्रतिनिधि सभा को भंग किए जाने के बाद फरवरी में शीर्ष अदालत ने संसद के निचले सदन को बहाल कर दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने CPN-MC के CPN-MUL के 7 विलय को रद्द कर दिया था। इसके बाद देश में राजनीतिक परिदृश्य बदतर हो गया। आपको बता दें कि 2017 के आम चुनाव में CPN-MC और CPN-UML के बाद नेपाल की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस ने CPN माओइस्ट सेंटर और अन्य दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को गिराकर अपने नेतृत्व में सरकार बनाने की पहल शुरू की है। पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह मान के मुताबिक नेपाली कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति ने अपने नेतृत्व में नई सरकार बनाने की पहल करने का फैसला किया है। सिंह के अनुसार नेपाली कांग्रेस प्रधानमंत्री ओली से इस्तीफा देकर नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने को कहेगी। वहीं राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 10 मई को ओली को समन किया है। राष्ट्रपति ने रविवार को एक विज्ञापन जारी करते हुए अगली बैठक प्रधानमंत्री ओली के साथ अगले हफ्ते करने की घोषणा की है। ये बैठक अगले सत्र में विश्वास मत को लेकर है। राष्ट्रपति कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार निचले सदन में 275 सीटों में से ओली के नेतृत्व वाली CPN-UML के पास 121 सीटें हैं, विपक्षी नेपाली कांग्रेस के पास 63 और CPN माओवादी की 49 सीटें हैं। अब विश्वास मत के अनुसार ही फैसला होगा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बने रहेंगे या नहीं। और बुलेटिन के आखिर में बात IPL पर आई मुश्किल की। संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच भारत में खेले जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के आयोजन पर तमाम सवाल उठ रहे थे, लेकिन BCCI ने किसी की भी चिंता नहीं की। अब BCCI की जिद के चलते क्रिकेट की ये सबसे बड़ी लीग मुश्किल में फंस गई है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 खिलाड़ी संक्रमित हो गए हैं। संक्रमण चेन्नई कैंप तक भी पहुंच गया है। तो क्या रद्द हो सकता है IPL? देखिए इस रिपोर्ट में। देश में तो संक्रमण की रफ्तार पहले ही डरा रही थी, अब IPL में खेल रहे खिलाड़ियों को भी चिंता में डाल दिया है, कहीं वो संक्रमण की चपेट में ना आ जाएं। इसी डर से ऑस्ट्रेलिया के 2 खिलाड़ी पहले ही IPL छोड़कर अपने देश लौट चुके हैं। IPL में आज कोलकाता और बेंगलुरु के बीच मुकाबला होना था, लेकिन इसे टाल दिया गया और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया गया कोलकाता के 2 खिलाड़ियों का संक्रमित होना। जी हां, कोलकाता के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर संक्रमित पाए गए। BCCI के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तेज गेंदबाज पैट कमिंस भी उन खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। 2 खिलाड़ियों के संक्रमित पाए जाने के बाद IPL के सिक्योर बायो बबल पर भी सवाल उठने लगे हैं। इतना ही नहीं, जिन टीमों ने पिछले दिनों कोलकाता के साथ मैच खेला था उन खिलाड़ियों के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई जाने लगी है। कोलकाता की टीम में 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी खिलाड़ियों का रोज टेस्ट कराने का फैसला लिया गया है।
फिलहाल 2 खिलाड़ियों को छोड़ बाकी सभी की रिपोर्ट निगेटिव आई है। कोलकाता के 2 खिलाड़ियों के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बेंगलुरु की ओर से मैच रद्द करने की मांग की गई थी। ये मैच आज ही होना था, लेकिन अब इसे रद्द कर दिया गया है। इस बीच चेन्नई सुपर किंग्स कैंप से भी चिंता बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं। चेन्नई कैंप के 3 सदस्यों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। चेन्नई सुपर किंग्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर काशी विश्वनाथ, लक्ष्मीपति बालाजी और एक बस का क्लीनर पॉजिटिव पाया गया है। टीम के बाकी सदस्य फिलहाल दिल्ली में हैं और उनका टेस्ट कराया गया है। राहत की बात यह है कि सभी की रिपोर्ट निगेटिव है। चेन्नई के खिलाड़ियों का भी लगातार टेस्ट कराए जाने की खबरें हैं, जिससे निगेटिव रिपोर्ट पर मोहर लग सके। कोलकाता और चेन्नई के कैंप में संक्रमण के प्रवेश के बाद अब आईपीएल का आयोजन मुश्किल में फंसता दिख रहा है। आईपीएल में अभी कई मैच होने हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या संक्रमण की तेज रफ्तार के बीच बीसीसीआई आईपीएल तय कार्यक्रम के अनुसार जारी रखेगा या इसे रद्द करने का फैसला करेगा। तो दिन भर की बड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।